दलित चिंतन पर कमल भारती जी की पुस्तक लोकतंत्र में भागीदारी के सवाल के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी मंदिर के लिए हिंदू, मंडल के लिए दुश्मन लेख के ऊपर। इसमें कमल भारती जी ने बेहद महत्वपूर्ण चर्चाओं को उठाया था। सबसे पहले वे जिक्र करते हैं कि जब हाई कोर्ट ने 27% पिछड़ा आरक्षण को ओके कर दिया था, तब 15% सवर्णों ने सड़कों पर उतरकर हिंसक आंदोलन क्यों किया? क्या वे इतने नाकाबिल हैं कि हाईकोर्ट द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को समझ भी नहीं सकते? दूसरी बात, उन्होंने अखबारों के ऊपर बेहद गंभीर आरोप लगाए कि इस हिंसक आंदोलन को भड़काने में अखबारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और तीसरा, उन्होंने बताया कि 27% आरक्षण में क्रीमी लेयर का बने रहना क्यों जरूरी है। वहां पर वे कंपैरिजन करते हैं कि यदि कोई सवर्ण गरीब है और यदि कोई दलित गरीब है तो दोनों में फर्क है। दलित जो है वो गरीब इसलिए है क्योंकि वो सोशल एक्सक्लूजन झेलता है। इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले लेख में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और इसके अन्य लेख के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आज का लेख है वाल्मीकियों की पृथक आरक्षण की मांग। ये एक बेहद संजीदा और महत्वपूर्ण लेख है क्योंकि इसमें इस मांग को कमल भारती जी न केवल गलत ठहरा रहे हैं बल्कि दलित संगठनों और नेताओं के ऊपर जो उनकी संदिग्ध नियत है उसके ऊपर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। सुनिए, वाल्मीकियों की पृथक आरक्षण की मांग। अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ के प्रांतीय सम्मेलन में जो इसी बुद्ध पूर्णिमा को रामपुर में हुआ था, एक मुद्दा वाल्मीकियों के लिए अलग से आरक्षण का उठा है। संयोजक ने मुझे लिखा है, मैं इसे गले नहीं उतार पा रहा हूं। ये सोच कितनी घातक सिद्ध होगी इसे आप समझ सकते हैं। वे चाहते हैं कि मैं अपने आलेख में इसका विरोध करूं। जब ये पत्र मुझे मिला तो मैं स्वर्गीय बद्री प्रसाद वाल्मीकानंद के बारे में सोच रहा था। 1940 में उन्होंने वाल्मीकि नवयुवक संघ की स्थापना की थी। मेरी पहली भेंट उनसे 1973 में हुई थी। वह एक अच्छे साहित्यकार और समाज सेवी थे। उनके अनेक नाटक और निबंध आज भी काफी चर्चित हैं, किंतु उन्हें सबसे अधिक शोहरत उर्दू अदब में मिली है। वह इलाहाबाद के शौरा कराम में शौर बनारसी के नाम से मशहूर ही नहीं थे बल्कि उसमें अपना आला मुकाम भी रखते थे। वह पहली दफा थी जब मैं उनसे मिला तो इलाहाबाद की कई मकबूल हस्तियां उनके निवास पर मौजूद थी। मैंने देखा उन्होंने अपने चरित्र से, अपनी प्रतिभा से एक ऐसा स्थान बनाया था जहां अस्पृश्यता की बंधनें अपने आप टूट जाती हैं। फिर कोई वाल्मीकि प्रतिभा उस बुलंदी पर नहीं पहुंच सकी। तो ये दलित समाज का दुर्भाग्य ही है। डॉक्टर अंबेडकर के बाद दोबारा कोई डॉक्टर अंबेडकर इस समाज में पैदा ही नहीं हुए। उसी तरीके से दोबारा वाल्मीकानंद जी भी पैदा नहीं हुए जो अस्पृश्यता के बंधनों से पूरा ऊपर उठ चुके हों। वाल्मीकानंद जी की दो विशेषताएं थी। पहली ये कि वे हिंदू संस्कृति के पक्षधर थे। ये बहुतों को अस्वाभाविक लगता था क्योंकि जिस समाज से वे ताल्लुक रखते थे उस पर लादी गई निर्योग्यताएं उन्हें बहुत आसानी से विद्रोह बना सकती थीं, जैसा कि हम डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में देखते हैं। किंतु वाल्मीकानंद जी को यह कतई पसंद नहीं था कि उनका समाज अलगाव का रास्ता अपनाए। वैसे भी वे भंगीपन की उत्पत्ति हिंदुत्व से नहीं, इस्लामी संस्कृति, खास तौर से भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के समय से मानते थे। मुझे वह भाषण आज भी याद है जो उन्होंने रामपुर में ही वाल्मीकि जयंती के अवसर पर विद इन ब्रैकेट शायद 1973 में कई प्रतिष्ठित साहित्य मनीषियों के बीच दिया था। उन्होंने पूर्व वक्ता सुप्रसिद्ध विद्वान श्री दिवाकर जैन राही के मत की धज्जियां उड़ा दी थी, जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था और मनु के कानूनों को भंगीपन का जिम्मेदार माना था। कार्यक्रम के बाद भी इस विषय पर प्रोफेसर ईश्वर शरण सिंहल, दिवाकर राही और वाल्मीकानंद जी के बीच गहरी बहस छिड़ी थी। किंतु वाल्मीकानंद जी ने अपने इस मत पर दृढ़ थे कि मुस्लिम औरतें पर्दे के कारण शौच के लिए घर से बाहर नहीं निकलती थीं, इसलिए घरों में ही शौचालयों की व्यवस्था का आरंभ पहल मुसलमानों ने ही किया था। किंतु मल मूत्र साफ करने का काम उन्होंने उन लोगों से लिया जो मुसलमान नहीं बने थे। उनसे कहा गया था या तो मुसलमान बनो या फिर ये गंदा काम करो। वे स्वधर्म त्याग कर मुसलमान नहीं बने परंतु भंगी बन गए।
इस मत से सहमत हुआ भी जा सकता है और नहीं भी हुआ जा सकता है, किंतु डॉक्टर अंबेडकर का मत इसके बहुत निकट है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने अपने अछूत ग्रंथ में इस प्रचलित मत का खंडन किया है कि अछूतपन का मूल उसके गंदे और घृणित पेशों में है। उनका कहना है कि अछूत जिस गंदे पेशों को करते हैं वे सभी समाजों में पाए जाते हैं। वैसे जाति का विनाश में हमने इन सब चीजों को पढ़ा था, तो मुझे लगता है अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो एक रिकॉल मूवमेंट है। संसार के दूसरे देशों में ऐसे लोगों के साथ अछूतपन का व्यवहार क्यों नहीं हुआ? उन्होंने नारद स्मृति का हवाला देते हुए लिखा है कि पेशे दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध और गंदे। शूद्र शुद्ध और दास गंदे पेशे करते हैं। नारद के अनुसार पाखाना साफ करना, झाड़ू लगाना तथा मल मूत्र को उठाकर फेंकना गंदे काम है। ये दास कौन थे जो गंदे काम करते थे? डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि आर्यों में दास प्रथा थी। एक आर्य दूसरे आर्य का दास हो सकता था। याज्ञवल्क्य स्मृति में उल्लेख है कि दास प्रथा वर्णों के अनुलोम क्रम से है, मतलब जो गरीब हैं वो अमीर के दास हो सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि एक ब्राह्मण का, एक क्षत्रिय ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों का, और एक वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों का, तथा एक शूद्र तीनों वर्णों का दास हो सकता था। वैसे चारों वर्णों का लिखना चाहिए क्योंकि शूद्र अपने शूद्र का भी तो दास हो सकता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जो निश्चय ही आर्य हैं, गंदे से गंदा भंगी का काम करते रहे हैं। यदि भंगी का काम एक आर्य के लिए घृणित कार्य नहीं था तो यह कैसे हो सकता है कि गंदे पेशों को करना अछूतपन का कारण है? डॉक्टर अंबेडकर का मत है कि महार, चमार और भंगी आदि जातियां मरी हुई गाय का मांस खाने के कारण अछूत मानी गई हैं। तो यहाँ पर मुर्दैया का मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी। उसमें तुलसीराम जी ने यह बात लिखी है कि उनके गांव में भी मरा हुआ जानवर खाने की मनाही थी, और यदि कोई चमार मरा हुआ जानवर खा लेता था तो उसको प्रायश्चित करना पड़ता था या फिर उसको जांत निकाला दे दिया जाता था। कुछ भी हो, न तो डॉक्टर अंबेडकर और न वाल्मीकानंद जी ये चाहते थे कि दलित समाज हिंदू समाज के अंतर्गत एक विघटनकारी शक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाए। वे उसका उत्थान चाहते थे शिक्षा के माध्यम से। वाल्मीकानंद जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वाल्मीकि समाज में शिक्षा का प्रकाश देने के लिए डॉक्टर अंबेडकर का अनुसरण किया। उन्होंने इलाहाबाद में ऋषिकुल पाठशाला की स्थापना की जो आज इंटर कॉलेज में परिवर्तित हो गया है। उन्होंने शहर शहर घूमकर वाल्मीकियों को जगाया, उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजने और साफ सुथरा जीवन जीने की प्रेरणा दी। ये दूसरी विशेषता थी जो वाल्मीकानंद जी के व्यक्ति कर्म में थी। तो डॉक्टर अंबेडकर ने ताउम्र जो है वो संघर्ष किया दलितों के उत्थान के लिए। हिंदू धर्म के में जो सवर्ण है वे किसी तरह इस बात पर राजी हो जाएं और अछूतपना जो है वो खत्म होने लगे। इसीलिए जाति का विनाश जो है भाषण उन्होंने तैयार किया था इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन वो दिया नहीं जा सका। आज हम शिक्षा के क्षेत्र में जब वाल्मीकि समाज का ग्राफ देखते हैं तो उसकी दयनीय स्थिति पर दुख होता है। दलित जातियों में जितनी तरक्की चमार वर्ग ने की है उतनी तरक्की वाल्मीकियों ने क्यों नहीं की है? ये एक प्रश्न पूछ रहे हैं कमल भारती जी। अब उसका उत्तर भी वे दे रहे हैं। चमारों के लिए कोई विशेष या अलग से आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, परंतु उनकी तरक्की का कारण यह है कि उन्होंने सबसे पहले गंदे पेशे छोड़ने का साहस किया और कष्ट सहकर भी बच्चों को पढ़ाया। वाल्मीकियों ने आर्थिक क्षेत्र में नए विकल्पों की तलाश क्यों नहीं की और क्यों नहीं अपने बच्चों को स्कूल भेजा? ऐसा नहीं है कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। आर्थिक रूप से वे दूसरे किसी भी दलित जाति से ज्यादा मजबूत हैं, क्योंकि उनके यहाँ जितने भी बालिग सदस्य होते हैं वे सभी कमाते हैं। यहाँ तक कि तमाम आंदोलनों और विरोधों के बावजूद भी वे अपनी लड़कियों और नाबालिग बच्चों को भी ठिकानों में भेजते हैं। हाँ, यदि वे दूसरे विकल्प तलाश करेंगे विद इन ब्रैकेट जो अस्पृश्यता के सिद्धांत के कारण गांव में तो वास्तव में संभव नहीं है, फिर भी संघर्ष तो करते ही रहना होगा ब्रैकेट क्लोज।
तो अवश्य ही अब उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी, किंतु उनके इस त्याग पर ही तो उनकी नई पीढ़ी का विकास निर्भर करता है। इन सभी चीजों को हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा जूठन में सविस्तार पढ़ा था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने बहुत ही खूबसूरती से इन सभी बातों को उसमें वर्णित किया है कि किस तरीके से उनके घर में सभी कमाते थे, इसलिए उनको बहुत शहजादे की तरह रखा जाता था। और पढ़ने के लिए जब स्कूल भेजा गया तो मास्टर जी ने कैसे उनसे झाड़ू लगवाई, और वहां पर उनके पिताजी ने किस तरीके से मजबूती से स्टैंड लिया कि मेरा बेटा झाड़ू नहीं लगाएगा, वो पढ़ेगा लिखेगा। तो ऐसा बाकी दूसरे वाल्मीकियों के लिए उदाहरण होना चाहिए था, लेकिन आज भी जूठन पढ़ने के बाद इतने लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। ये बात सचमुच इनकार नहीं किया जा सकता है कि वाल्मीकि समाज सबसे पिछड़ा समाज है और गांव में तो यह विकास में सदियों पीछे हैं। किंतु क्या इस स्थिति को पृथक आरक्षण से दूर किया जा सकता है? प्रशासन में भागीदारी के लिए शिक्षा चाहिए, और शिक्षा में वाल्मीकियों का प्रतिशत उंगलियों पर गिनने लायक भी नहीं है। तब क्या वाल्मीकि नेता समझते हैं कि पृथक आरक्षण कोई जादू की छड़ी है जिसे बस वे घुमा देंगे और वाल्मीकि समाज का हर क्षेत्र में विकास हो जाएगा? वे अपने समाज के उन लाखों बच्चों को जो स्कूल का मुंह ही नहीं देखते, पढ़ने भेजने का अभियान क्यों नहीं चलाते? 80% वाल्मीकि छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। तकनीकी, विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में तो उनकी समस्याएं इतनी बढ़ जाती हैं कि मुश्किल से 5% छात्र ही कामयाबी हासिल कर पाते हैं। क्या इस दिशा में रचनात्मक कार्य करने का कोई उत्तरदायित्व वाल्मीकि नेताओं का नहीं बनता है? नेता सिर्फ भाषण दे सकते हैं, मांगे मांग सकते हैं, अधिकार वे सब चाहते हैं, पर भूल जाते हैं कि उसकी बुनियाद कर्तव्य होती है। वे समाज जिसे स्वयं अपने उत्थान का होश न हो, जो स्वयं भंगी बने रहना चाहता हो, उस समाज की ईश्वर भी कभी सहायता नहीं करता। हिम्मत है मर्दे, मदद है खुदा। आरक्षण दलित समस्या का हल नहीं है। आरक्षण इसलिए तो जरूरी है कि जिन्हें विकास के समान अवसर हासिल नहीं है, उन्हें वे अवसर प्रदान किए जाएं, किंतु इसे स्थायी न बनाया जाए। डॉक्टर अंबेडकर भी इसके पक्ष में नहीं थे कि किसी वर्ग को दया पर आश्रित बनाकर रखा जाए, लेकिन आज स्थिति यह है कि आरक्षण दलितों की नहीं, भारतीय राजनीति की आवश्यकता बन गया है। इसलिए अब वह वरदान नहीं, अभिशाप बन गया है। ये इसी का परिणाम है कि केंद्र और राज्य सरकारें हजारों करोड़ रुपए दलितों के विकास पर खर्च कर चुकी हैं, किंतु दलित जहां कल थे वहीं आज भी हैं। अक्सर सवाल उठता है कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। कोई ये नहीं पूछता कि 40 सालों में हमारे अपने संगठनों और नेताओं ने क्या किया। सवाल अपने नेताओं से भी पूछे जाने चाहिए। पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार जो कर रही है वो तो हम देख ही रहे हैं। ये इसी का कारण है कि केंद्र और राज्य सरकारें हजारों करोड़ रुपए दलितों के विकास पर खर्च कर चुकी हैं, किंतु दलित जहां कल थे वहीं आज भी हैं। विकास का धन कुछ राजनीति और प्रशासन तंत्र की भेंट चढ़ गया और कुछ उन नेताओं की जेबों में चला गया जो अंबेडकर और वाल्मीकि के नाम से दुकानें चलाते हैं। कुछ समझ आ रहा है आपको? अंबेडकर नामा का नाम बदलने वाले तो खास तौर से इस पर विचार करें। वाल्मीकि समाज में नेताओं की कमी नहीं है, पर यह नेतृत्व सिर्फ नगर निगम और पालिका महापालिका तक ही सीमित है। उन्हें नए नेतृत्व की जरूरत है जो वाल्मीकानंद जी जैसा समर्पित मन रखता हो, जो वाल्मीकि समाज को विकास की धारा में लाए, उसमें शिक्षा के विस्तार के लिए सोच पैदा करे और जो उसे राजनीति का नहीं, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का दर्शन दे। इस दृष्टि से अखिल भारतीय वाल्मीकि नवयुवक संघ ने भी वाल्मीकानंद जी के उद्देश्यों पर पानी ही फेरा है। उन्होंने कभी पृथक आरक्षण का मसला नहीं उठाया था, फिर संघ इस मुद्दे पर उनके खिलाफ क्यों जा रहा है? उसी तरीके से डॉक्टर अंबेडकर ने कभी ये नहीं कहा था कि ब्राह्मण विदेशी हैं, इन्हें यूरेशिया भेजेंगे। उन्होंने जब संविधान की रचना करी तब सभी को इस देश का बाशिंदा घोषित कर दिया। फिर ये दलित संगठन और ये दलित नेता डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के खिलाफ बातें क्यों कर रहे हैं? क्या इस पर सोच विचार नहीं होना चाहिए? सोच विचार कर, मंथन कर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपकी सोच क्या कहती है इस बारे में। इसी के साथ
ये लेख समाप्त होता है। मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम, धन्यवाद।